हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी लिमिटेड का जो शेयर है इसके बारे में, इसकी कंपनी का पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, गवर्नमेंट के अंदर की कंपनी है जो कि पावर जनरेट करती है थर्मल से। थर्मल्स के अंदर कोल आता है, लिक्विड गैस आता है और बहुत सी चीज़ आती है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, आगे जाने से पहले मैं आपको फटाफट बता दूं। कंपनी का डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी क्या करती है, कहां कहां ऑपरेट करती है, कितना पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, आगे का कंपनी का प्लान क्या है, ये देखेंगे। उसी के अंदर हम देखेंगे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये हम चेक करेंगे। फिर जो कंपनी का पावर सेक्टर के अगेंस्ट कंपनी का शेयर्स कितना है, इनके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कंपनी कैसे खड़ी है आज के टाइम में, ये हम फंडामेंटल एनालिसिस में समझेंगे। फिर सेकंड हम दोस्तों इसका देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की, कंपनी नंबर्स में कैसा परफॉर्म कर रही है। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको म्यूचुअल फंड के जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके अंदर एक मैं आपको एक नया सेक्शन मैं सोच रहा हूं इसके अंदर स्टार्ट करेंगे कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउस होते हैं उनके जो सेल ऑफ या उनके बाय ऑफ से टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या असर करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो दोस्तों, जैसे कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो पहले तो हम दोस्तों ना एक झलक देख लेंगे एनटीपीसी के शेयर प्राइस में चल क्या रहा है, जो कि हमको गूगल से ही दिख जाएगा। तो जो प्रीवियस क्लोजिंग सेशन है कल का से है उसमें 0.91% की तेजी के साथ शेयर क्लोज हुआ। अगर एक साल का हम परफॉर्मेंस देखें तो 32% की तेजी है इसके अंदर। 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 14.88% है, जो कि डिवाइड हो जाता है। और मैक्स परफॉर्मेंस देखें तो 137% की तेजी है। ठीक है, इसके अंदर मीन्स जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अप मूवमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा लाइफ टाइम अप मूवमेंट में। इसका हम डिटेल एनालिसिस भी यहाँ पे करें, एक महीने में देखें या क्यों। देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए, जो पावर सेक्टर है ना, पावर सेक्टर पे ना गवर्नमेंट का काफी अभी एम्फेसिस है, क्योंकि ये एक ना दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी जीडीपी को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसको अभी फुल यूटिलाइजेशन में नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर ये एक आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है, इट वाज नोटेड दैट एजुकेट ट्रांसमिशन नेटवर्क हैज बीन क्रिएटेड विद एनहांस्ड इंटर रीजनल ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ 1 लाख मेगावाट। द कंट्री अचीव 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे अगर देखो, हाउस पैनल रेजेस कंसर्न्स ओवर हाई डेप्थ ऑफ पावर डिस्कॉम्स। ओके, तो ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन होती है, डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन, जो पावर कंपनी, थर्मल पावर कंपनी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये लोग खुद तो पावर जनरेट करके खुद तो यूज नहीं करेंगे ना, ये लोग बड़े बड़े स्टेट्स को सप्लाई करते हैं। बहुत सी कंपनीज को अगर कुछ प्राइवेट पावर चाहिए उसको सप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इनका तो अब होता क्या है ना दोस्तों, एक चीज को समझिए, ये जो बिजनेस है ना ये कॉस्ट इंटेंसिव बिजनेस है। मीन इसमें ना आपको पावर कैपेसिटी बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लगता है इसके अंदर, और दूसरों से अहेड रहने के लिए, कंपटीशन में अहेड रहने के लिए इसमें डेप्थ बहुत लगता है। तो अब जब अभी आगे एनालिसिस आप देखेंगे इस सेक्टर की जितनी कंपनी है सब पे हाई डेप्थ होता है। मीन्स 1:2 रेशियो का सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी है जो 1 के रेशो से नीचे है। मीन्स अगर 100 रुपए का अगर उनका पूरा मार्केट है, शेयर है, उसके थोड़ा सा नीचे सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। तो काफी कॉस्ट इंटेंसिव यहाँ पे बिजनेस है इनका यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स ले रही है दोस्तों, कि जो कम्युनिकेशन चैनल है इनको पावर सप्लाई करने में, कहीं पे इनका टैक्स रिड्यूस कर दो, कहीं पे इनको फैसिलिटेट कर दो कि कितना जल्दी ये लोग पावर सप्लाई कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा आगे जाके एम्फेसिस पावर सेक्टर पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा जैसे जेपी पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, अदानी, ये लोग काफी तेज दौड़े हैं पिछले 1-2 साल में। ठीक है, ये एक ओवरव्यू की गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट में क्या। अब आते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सबसे बढ़िया एक कंपनी को फंडामेंटल एनालिसिस करने का जो पहला तरीका है ये उसकी वेबसाइट के ऊपर जाओ। अब वेबसाइट के ऊपर दोस्तों कंपनी करती क्या है, या अबाउट अस के सेक्शन में आएंगे सबसे पहला यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये वेबसाइट इनकी ओपन हो रही है। अबाउट अस में कंपनी क्या बोलती है, एनटीपीसी इंडिया इज द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विद इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है इनकी, 68,961 मेगावाट्स की कैपेसिटी है इनकी। ये लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है जो इनके कॉम्पिटिटर्स और मार्केट शेयर के हिसाब से। प्लान्स टू बिकम 130 GW
कंपनी बट 130 जीडब्ल्यू का यहाँ मीनिंग देख लेते हैं दोस्तों। जीडब्ल्यू इन पावर, इसका जीडब्ल्यू का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, गीगावाट्स। ओके, गीगावाट्स का जो मेगावाट्स और गीगावाट्स का जो यहाँ पे, तो ये कहते हैं मेगावाट से 130 गीगावाट्स की कंपनी बन जाएंगे 2032 तक, इनका यहाँ पे ये विजन है। तो इससे कंपनी का विजन पता चलता है। कंपनी एस्टेब्लिश कब हुई है, 1975, बहुत पुरानी कंपनी है। और कंपनी का एम क्या है, एनटीपीसी एम्स टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बेस्ट पावर मेजर। तो यहाँ पे कंपनी का जो विजन है ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि कंपनी खुद को आगे पुश करना यहाँ पे चाहती है। देखिए विजन में भी लिखा है टू बी वर्ल्ड लीडिंग पावर कंपनी एनर्जाइजिंग इंडिया बोर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे हम कंपनी का जो मैनेजमेंट है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना कंपनी का दोस्तों, तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, आपको पैसा नहीं बनेगा आपका। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्वालिफिकेशंस और ये सब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप सिंह, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। एज 53, इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और उनका एक्सपीरियंस कितना है, ही हैज मोर देन 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पावर जनरेशन सेक्टर। तो जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको 30 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। और एनटीपीसी ज्वाइन करने से पहले वो गुजरात मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और यहाँ पे कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है, बड़ी बड़ी कंपनी पावर मेजर्स में काम किया, पावर जेन, सीएल है, आईडीएफसी है। तो काफी अच्छा इनका यहाँ पे एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अब दूसरा देखेंगे डायरेक्टर इन फाइनेंस श्री अनिल कुमार गौतम, इज अ ग्रेजुएट ऑफ एंड फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। ये फाइनेंस देखते होंगे यहाँ पे, इनको भी 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं ना, तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी यहाँ पे सब लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो इनका काफी अच्छा दिख रहा है। अब कंपनी के अवार्ड्स कितने हैं, कंपनी को अवार्ड्स मिल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कंपनी का ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन और कंपनी को लोग कितना जानते हैं और इनको अवार्ड्स कितना है। देखो परफॉर्मेंस अवार्ड मिल रहा है, एनटीपीसी रैंक बेस्ट अमॉन्ग इंडिया पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट इन वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, कंपनी रैंकिंग्स का अवार्ड मिला। तो ये आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी ओवरऑल मैनेजमेंट वाइज तो यहाँ पे और इनके विजन वाइज तो यहाँ पे अच्छी लग रही है यहाँ पे कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों कंपनी के जो बिजनेस है इसके बारे में समझेंगे डिटेल में कि पावर जनरेशन बिजनेस में क्या होता है। पहले मैं आपको ना दोस्तों एक चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस चीज को आप समझो, इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना, एक सिंपल समझो। यहाँ पे पावर लाइंस है, देखिए ये राइट साइड में मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पावर लाइंस है यहाँ पे। अब होता क्या है, यहाँ पे देखो कोल्ड स्टोरेज टैंक दिख रहा है। तो मैंने जैसे कहा थर्मल जनरेशन में कोल, गैस, हाइड्रो, रिन्यूएबल पावर और जेवीएस जैसी चीजें यहाँ पे लगती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब सोर्स से यूज करके आप पावर जनरेट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली इस चार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ से ये लोग कोल को डाल रहे हैं, फिर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है और पावर लाइन जनरेट हो रहा है। ये कोल की जगह गैस आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा, बहुत सारी दूसरी चीजें आ सकती है। तो ऐसे इनका ये काम होता है इस लेआउट स्ट्रक्चर में। अब अगर इधर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे ना इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन चीजों से यहाँ से या एक दो तीन चार पांच चीजों से यहाँ से जनरेट हो रहा है। अगर हम देखेंगे कोल में कितना है यहाँ पे, ये देखिए ये सब मैप के ऊपर में आके आप अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना मेगावाट की कैपेसिटी और कहाँ पे है। इधर पे गैस में देखेंगे तो गैस का, हाइड्रो में देखेंगे, रिन्यूएबल में देखेंगे और जेबीएस में देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज बढ़िया सा यहाँ पे इन्होंने करके रखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि कंपनी का जो बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ पावर जनरेशन, मैं देखो क्या कह रहा हूं, आप देखो समझो कि कितने तरीके से पावर जनरेट करती है। उसमें भी कंपनी डाइवर्सिफाइड है कि कोल से भी मैं पावर जनरेट कर सकती हूँ, गैस और लिक्विड से भी कर सकती हूँ, हाइड्रो से भी कर सकती हूँ, रिन्यूएबल बेस से भी कर सकती हूँ और जेवीएस से भी कर सकती हूँ। और इन सब में भी कंपनी ने खुद के प्लांट्स को डाइवर्सिफाई करके रखा है। ठीक है, तो ये बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन हो गया और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया। और कोल बेस्ड पावर स्टेशन कहाँ है कंपनी के, इस चीज को हम समझेंगे। यहाँ पे हमको दिख जाएगा कोल बेस्ड पावर स्टेशन किधर किधर है। यहाँ पे मैप में तो क्या है ना, छोटे छोटे डॉट्स दिखा रहे थे हमको, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको। देखिए 23 कोल बेस्ड पावर स्टेशन है और उनकी जो कमीशन कैपेसिटी है वो यहाँ पे दिखी हुई है। आप लोग चाहे तो इसको डिटेल में यहाँ पे आके देख सकते हैं। एग्जैक्टली गैस बेस्ड पावर स्टेशन इनके कहाँ है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये लोड हो रहा है, ओके लोड हो जाने दीजिए। थोड़ा सा स्लो है इनकी वेबसाइट क्योंकि काफी हैवी वेबसाइट है। ठीक है, तो ऐसे आप ना यहाँ पे ये चीजों को देख सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ पे टर्न अराउंड कैपेबिलिटी, ये पेज में ना आपको ना कंपनी ने जो एक्विजिशंस किया है, देखो पावर स्टेशन बहुत है, ठीक है, बहुत से लोग पावर स्टेशन चला रहे हैं, ठीक है, एक्विजिशंस कंपनी करती है। तो यहाँ पे ना टर्न अराउंड स्टोरी है कि बदरपुर का जो पावर प्लांट था उसको जब
एनटीपीसी ने टेक ओवर किया तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो 31.94% से 53.13% पड़ गई है। देखिए ये एक्विजिशन का मैंने आपको क्यों बताया दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी इंडिविजुअल कंपनी जो होती है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। फिर क्या होता है, जब कंपनी के पास बहुत पैसा आता है ना तो कंपनी सोचती है चलो यार इसे खरीद लेते हैं उसे खरीद ले। अब कभी कभी गलत एक्विजिशन में क्या होता है, बहुत सारे इधर उधर आपने सही से फंडामेंटल रीड नहीं किया, गलत जगह पे पैसा डाल दिया आपने बहुत सारा, अब वो जो आप पैसा डाला है वो सब लॉस में होगा बिजनेस, तो इससे भी आपकी जो अच्छी खासी कंपनी है डूब सकती है। तो एक्विजिशन भी हमें देखना है कि कंपनी अच्छे अच्छे एक्विजिशन कर रही है कि नहीं और उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो एग्जैक्टली बदर पावर में इसमें भी ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने टेक ओवर बैड है विद कैश ट्रैप यूपी पावर बोर्ड वाज रेस्क्यूड बाय टर्नर एक्सपर्ट। जो यूपी पावर बोर्ड के अंदर ये जो पावर प्लांट है इसको बहुत प्रॉब्लम थी, इसके कैश जनरेट नहीं हो रहा था, उसको भी एनटीपीसी ने यहाँ पे रेस्क्यू करा। ये आप डिटेल में देख सकते हैं, तालचेर और ये सब बहुत सारी जगहों का यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। अब इससे दोस्तों देखिए, इससे हमारा इनका प्रोडक्ट एनालिसिस हो गया, मैनेजमेंट एनालिसिस कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सब कंपनी का है ना दोस्तों, आपको एक चीज देखना है। अब होता क्या है देखिए, अब सवाल ये आएगा कि ठीक है यार ये सब तो एग्जिस्टिंग है, कंपनी बढ़ेगी कैसे, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि पावर प्लांट की कंपनी में फ्यूचर एक्सपांशन होना बहुत जरूरी है और उसमें भी बहुत जरूरी है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट करेगी उसके ऊपर कंपनी का विजन क्या है। तो फ्यूचर कैपेसिटी में कंपनी क्या बोलती है कि ये सब जो हम प्रोजेक्ट है एनटीपीसी फॉर्मुलेटेड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट प्लान, इन्होंने जो 130 गीगावाट इनको 2032 तक बनना है उसका प्लान क्या है। तो ये प्रोजेक्ट ये लोग अपना इनिशिएट करेंगे और इसमें से काफी कुछ इनिशिएट हो भी चुके हैं, बारवन, तपोवन, लता तपोवन, नॉर्थ करणपुरा, ये सब जो स्टेट में यहाँ पे, और इनकी कैपेसिटीज ये लोग ने यहाँ पे डिसाइड करके रखा है। तो कंपनी का जो विजन है वो भी आगे का फ्यूचर का प्लान भी कंपनी ने लेआउट यहाँ पे करके रखा है दोस्तों। अब दोस्तों कंपनी का जो मार्केट शेयर है इसके बारे में हम समझेंगे। ये मैं तिजोरी फाइनेंस की वेबसाइट के ऊपर देख रहा, कंपनी का इलेक्ट्रिक जनरेशन से जो मार्केट शेयर है वो 22.4% है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेगमेंट से जो मार्केट शेयर है वो 16% का यहाँ पे मार्केट शेयर है। कंपनी का रेवेन्यू मैक्स देखेंगे दोस्तों, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, कंपनी जो एनर्जी सेल्स, जो एनर्जी का जो सेल्स करती है उससे 93% का मार्केट शेयर है और कंपनी का जो ट्रेडिंग के थ्रू सेल्स होता है वो कंपनी का 0.5%, 6.54% के आसपास का यहाँ पे है। अदर्स भी है इसके अंदर, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये अदर। लोकेशन वाइज कंपनी का ब्रेकअप ले तो इंडिया के अंदर कंपनी का 98.66% का मीन मोस्टली इंडिया बेस्ड बिजनेस है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1.34% का। ये हो सकता है दोस्तों, ये जो मैं ट्रेडिंग वाइज बोल रहा हूँ ना, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जैसे बांग्लादेश हो गया उनको भी यहाँ पे कंपनी देती है। कैपेसिटी वाइज ब्रेकअप करेगी कंपनी, जो मैंने अलग अलग सोर्स बताया इससे कंपनी का इसमें ब्रेकअप क्या है। कोल से इनका सबसे ज्यादा यहाँ पे कैपेसिटी वाइज ब्रेकअप है 82.39%, रिन्यू यहाँ पे अगर रिन्यूएबल देखे तो 2.1%, हाइड्रो देखे तो 5.7%, अदर में कुछ है नहीं, गैस देखे तो 9.9% यहाँ पे कंपनी का। ऑपरेशनल मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, कंपनी का मेगावाट कितना है, अभी कितना जनरेट करे, 64,460 यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है। अब कंपनी का रेवेन्यू मिक्स भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है ना, पावर सेक्टर के अगेंस्ट कंपनी क्या कर रही है, ठीक है। पावर सेक्टर में कंपनी देखे, मैंने जैसे कहा था ये मार्केट शेयर है कंपनी, तो टोटल पावर सेक्टर में कंपनी का मार्केट शेयर उनके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से यहाँ बांटा गया है 22.4%, टाटा पावर 4.1, लिग्नाइट 1.6, जेपी पावर 0.9, जीवीके 0.9, गुजरात इंडस्ट्री, और यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे मार्केट शेयर भी यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इससे एक चीज या फंडामेंटल में ये जो हमने इससे तीन चीजें जाहिर हो जाती है। कंपनी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान फिलहाल के लिए क्लियर है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है यहाँ पे कंपनी का, और कंपनी इज द मार्केट लीडर इन द पावर सेगमेंट प्लान, ठीक है। अब ये सब देख के काफी बढ़िया लग रहा है। अब इसी से हमें सिर्फ डिसाइड नहीं करना है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे ये सब मैं यहाँ पे बंद कर दिया, यहाँ पे इसे भी बंद कर देता हूँ, इस पावर सेक्टर को भी बन गया। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पे दोस्तों, ठीक है यार सब चीज बढ़िया है लेकिन चल अभी नंबर बता, ठीक है। अब नंबर देखेंगे, कंपनी का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी है, 1,45,062 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का करंट प्राइस जो है 150 है, कंपनी ने 52 वीक का जो हाई बनाया था 160 का, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो मैं आपको लाइफ टाइम हाई यहाँ पे बता देता हूँ। कंपनी का यहाँ पे लाइफ टाइम हाई देख लेंगे यहाँ पे, या मैं मंथली चार्ट कर देता हूँ इस जगह पे, ओके। कंपनी का यहाँ पे हमें लाइफ टाइम हाई यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी का लाइफ टाइम हाई जो है वो 242 का है, तो अराउंड कितना परसेंट करेक्शन पे अपने लाइफ टाइम हाई से ये अभी तक
या अराउंड 38% के करेक्शन पे है यहाँ पे, ठीक है। कंपनी का जो स्टॉक पी है इंडस्ट्री पी के अगेंस्ट ये काफी कम है, तो कंपनी अंडर वैल्यू बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के बुक वैल्यू के एकदम नजदीक है कंपनी के ये करंट प्राइस, तो इस वजह से ये काफी मींस बोलते हैं ना एक अट्रैक्टिव बाय हो जाता है, जिसके वजह से इसमें बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा डाला है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी का आरओसी जो है, कंपनी का 10 ईयर का आरओसी 8.92% है, यहाँ पे 10 ईयर का आरओई 12.2% है। कंपनी हाई पेमेंट हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 4.11% का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी पे करती है। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ जब कंपनी डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड पे करने का मतलब ये होता है कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश जनरेट हो रहा है कंपनी को अपने ग्रोथ में लगाने से ज्यादा उसे नहीं समझ में आ रहा है या एक्सपेक्टेड, तो कंपनी बोलती है चलो यार बांट देते हैं पैसा। लेकिन आप अगर देखेंगे हाई ग्रोथ कंपनी जो होती है वो डिविडेंड नहीं देती है, वो लोग उस पैसे को अपने ग्रोथ में लगाते हैं, अपने एक्सपांशन में लगाते हैं, और उसकी वजह से शेयर प्राइस पंप होता है, नेट प्रॉफिट पंप होता है, शेयर होल्डर को और भी ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कंपनी का कैश इक्विवेलेंट 4458 करोड़, कंपनी कैश रिच कंपनी है, कंपनी का पैसा काफी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं दोस्तों कंपनी का। अब ये मैंने ना दोस्तों ये स्क्रीनर के ऊपर मैंने जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना उसके हिसाब से मैंने फिल्टर करके रखा है। अब दोस्तों जैसे मैंने ऊपर आपको आरओसी बताया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताया कंपनी का यहाँ पे कितना है 1.56% का, मीन्स कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डेब्ट है कंपनी का, ठीक है। लेकिन ये सब चीजों को देख के ना दोस्तों हमें ये चीजों को समझना चाहिए कि क्या उनके सेक्टर की जो कंपनीज है उसका भी नंबर सेम है। आप तभी बोल पाओगे कि या आरओसी कम है, आरओसी उसका कंपैरिजन तो दिखना चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों ये 5 साल का यहाँ पे आरओसी देखेंगे, यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यहाँ पे 10.24% है, अदानी ट्रांसमिशन का 12.3% है, एनटीपीसी का 8.470 है, अदानी पावर का 11.42 है, टाटा पावर का 7.6 है। तो आप अगर ये देखो तो इनके जो आरओसी हैं ये जितनी कंपनीज है ये दूसरे आपके कंजम्पशन कंपनीज या आईटी कंपनीज के जैसे नहीं है, ये इतना ही आरओसी ही इनका जो बेंचमार्किंग है ये इतना ही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है जिसका 50% सिर्फ डेब्ट है पूरे मार्केट शेयर के उनके जो वैल्यू के हिसाब से, और सबका मार्केट शेयर जो है वो डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है। यहाँ पे अगर आप देखो सिर्फ सेकंड पे जो है वो एनटीपीसी है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें आपको समझ में आता है, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था ये सेक्टर में कैश का बहुत जरूरत पड़ता है, तो इसके वजह से हर एक कंपनी ने डेप लेके रखा है। तो इससे आप कह सकते हो कि भाई अगर कॉम्पिटिटर के हिसाब से मैं कंपेयर करूं तो इसमें कोई बुराई नहीं लग रही, लेकिन डेप्ट रहना कोई अच्छी चीज नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इसको कंपनी कैसे आगे जा जाके कम करती है उसे हम देखेंगे। अब दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं। जो कंपनी का मार्च 2022 का क्वार्टर था वो सेल्स में मार्च 2021 के क्वार्टर से अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अगर उसे ही हम मार्च के दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो सेल्स उसमें भी अच्छा है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे, नेट प्रॉफिट कंपनी का 2022 में मार्च के 5166 करोड़ था, और एग्जैक्टली अगर मार्च के 2021 से कंपेयर करें 4542 से बढ़ के 5166, ये भी बढ़िया है। प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें दिसंबर 2021 से, यहाँ पे बढ़िया है 4499 से बढ़ के 500, जो कि ईपीएस में आपको साफ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप ईपीएस अगर देखेंगे इस जगह यहाँ पे, ठीक है, 4.68 से बढ़ के मार्च 2021 से 5.33 हो गया, 4.64 से बढ़ के 5.33 हो गया यहाँ पे। तो कंपनी ने क्वार्टरली में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। और अगर आप नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे आप देख लो तो हाईएस्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी। तो अगर देखा जाए कंपनी सेल्स भी कर रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़िया कर रही है, तो कंपनी का जो दोस्तों पैसा जा कहाँ रहा है। अगर कंपनी के ऊपर ना दोस्तों इस कंपनी के ऊपर सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना वो डेब्ट की प्रॉब्लम है, अगर कंपनी इसका डेब्ट रिड्यूस कर दे अच्छे से तो काफी बढ़िया मजा आ जाएगा इस कंपनी के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इसे अगर साल भर के लिए अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो साल भर का जो ईयरली रिजल्ट है
ईयरली रिजल्ट में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हाईएस्ट एवर है, और अगर ईपीएस देखो तो 7.20 का, वो भी यहाँ पे कंपनी का हाईएस्ट एवर है, और सेल्स भी कंपनी का जो है हाईएस्ट एवर। तो कंपनी लगातार परफॉर्मेंस तो यहाँ पे कर रही है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा, ये बहुत ही कोई तेजी वाली कंपनी नहीं है, जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पता चल जाएगा। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देख लो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, और यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देख लो। बस ये पिछला 1-2 साल का अगर आप परफॉर्मेंस हटा देंगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा जैसे पिछले 1-2 साल से पावर सेक्टर काफी बूम में है, यहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ा है, तो वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 33% का सीएजीआर। ठीक है, अब कंपनी का रिजर्व अगर हम देखें, कंपनी का रिजर्व 1,25,677 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। लेकिन दोस्तों अगर उसकी बोरोइंग्स अगर आप देख लो तो 2,10,707 का बोरोइंग है, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास का, जो कि ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अच्छी बात दोस्तों क्या है, अच्छी बात यह है जो कंपनी जो भी यहाँ पे कर्जा बढ़ाई है उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे लगा रही है। यहाँ पे 91,000 करोड़ का आसपास कंपनी एक्सपांशन में अपने यहाँ पे पैसा लगा रही है यहाँ पे, और जनरेट भी कर रही है। ठीक है, यहाँ पे पैसा। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज दोस्तों अगर हम देखें इस जगह पे, कंपनी के पास जो फिक्स एसेट्स है, कंपनी के पास जो फिक्स एसेट है वो 2,25,000 करोड़ का। तो कंपनी अगर चाहे, एक एग्जांपल, अपने फिक्स एसेट्स को बेच के भी अपना कर्जा यहाँ पे चुका सकती है, तो एक हिसाब से ये। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेप्ट का, मैं डेप्ट में ज्यादा फोकस बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा, ये नेगेटिव है कि दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है तो बैकअप बहुत है, गवर्नमेंट कैसे भी करके इसके डेप्ट का ज्यादा पंगा नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी निकाल लेगी। अब कंपनी का अगर यहाँ पे दोस्तों कैश फ्लो देखो तो कैश फ्लो भी कंपनी का ओके है। यहाँ पे मार्च 2022 का यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो एफआईआई जो प्रमोटर होल्डिंग है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से अगर देखें, 3 क्वार्टर से, तो इंटैक्ट ही है। यहाँ से 54 से कम होकर 51% है। एफआईआई की अगर हम होल्डिंग देखें मार्च 2021 के कंपैरिजन में, तो बढ़ के यहाँ पे 14.74 हो गई है, जो कि हाईएस्ट एवर है एफआईआई। अब दोस्तों अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता, एफआईआई ने इसके अंदर होल्डिंग क्यों बढ़ाया है। दोस्तों देखिए क्या होता है ना, जब भी मार्केट के अंदर कुछ ऊपर नीचे होता है ना, एफआईआई ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जिसके अंदर डिविडेंड भी मिल जाए और उनका कंपनी का पैसा भी सेव रहे। तो यहाँ पे एफआईआई ने यहाँ पे अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। डीआईआई ने यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस आपको मिलेंगे, उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा खासा, गवर्नमेंट की तो होल्डिंग है ही यहाँ पे, और 3.23% सिर्फ पब्लिक के पास है यहाँ पे। तो बहुत सारा जो स्टॉक है, जो होल्डिंग है, वो तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। मोस्टली आपको गवर्नमेंट कंपनीज में आपको ऐसा ही देखने मिलेगा। अब दोस्तों कंपनी का जो पियर परफॉर्मेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। कंपनी के जो मेजर पियर्स यहाँ पे टिकर टेप के हिसाब से, अदानी पावर आप देखो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी दौड़ा है, मैं आपको कहा पावर सेक्टर में यहाँ ग्रोथ हुई है, बहुत तेजी से बढ़ा है 1-2 साल में। अदानी पावर आप देखो तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे है। लेकिन एनटीपीसी उनके मुकाबले आप देखो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 154%, अदानी पावर 214% और एनटीपीसी सिर्फ 34%। तो कंपनी काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, इसके बावजूद कि नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। लेकिन उनके पियर्स के मुकाबले कंपनी अच्छे से यहाँ पे लड़ नहीं पा रही है, जो कि आपको यहाँ पे अगर आपने एसआईपी किया होता कंपनी में 2017 में 100 रुपए के हिसाब से, तो आप यहाँ 2021 तक में 3 साल तक यहाँ पे जो डेटा दिखा रहा है नीचे ही रहते यहाँ पे। और अभी मैंने जैसे आपको कहा 2021 से कंपनी जो पावर सेक्टर में जो ऊपर तेजी आई है उसके हिसाब से आपका पैसा यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखता। लेकिन अगर आप मैक्स ग्रोथ देखो यहाँ कंपनी का, तो कंपनी ने कुछ खासा अच्छा ग्रोथ नहीं दिया है इस जगह पे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस, प्रोडक्ट एनालिसिस भी कर दिया। अब आते हैं दोस्तों हमारे एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि भाई कंपनी चार्ट पे अब क्या कर रही है दोस्तों। अब ना दोस्तों मैं इससे पहले आपको ना एक डेटा दिखाना चाहता हूँ जो आपको काफ़ी इंटरेस्ट देगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ना यहाँ पे ये अप्रैल का सेक्शन ना मार्क करके रखा, मैं इसको ना हाईलाइट करता हूँ इस जगह को। अब गौर से देखना दोस्तों कैसे मार्केट में चीज़ें गिरती और चढ़ती हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने ट्रेंड लाइन की वेबसाइट खोली है दोस्तों। ट्रेंड लाइन की वेबसाइट में मैं 2 डेटा आपको दिखाऊंगा, अप्रैल का डेटा दिखाऊंगा आपको। कोटक आर्बिट्रेज फंड ने हाईएस्ट बायर थे, जो फंड हाउस है, इन्होंने 7,60 से कितना है यूनिट, 10, 100,000, 10 लाख, 10 लाख 76,32,000 के आसपास शेयर बाय किया था। और एग्जैक्टली अप्रैल में दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 26 लाख के आसपास का शेयर यहाँ पे सेल किया था। इसका इम्पैक्ट दोस्तों कहते हैं ना
गिर गया, चढ़ गया। दोस्तों हम रिटेल इन्वेस्टर्स की इतनी ताकत नहीं है अनलेस एंड अनटिल पंप एंड डंप हो जाए कि एक शेयर को हिला डालें। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इस जगह पे, पहले ना हम इसे कॉपी करते हैं। ये ट्रेंडलाइन की वेबसाइट पे आपको कहाँ मिलेगा, ये आप उधर आप ना इस पे शेयर होल्डिंग्स और म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल फंड होल्ड मंथली म्यूचुअल फंड होल्डिंग में आना। अब आपको करना क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे आप इतने सारे डेटा मत देखो, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसका नाम लेके। अप्रैल में इन्होंने अपना 76 लाख शेयर लिया। अब एग्जैक्टली मैं अप्रैल का डेटा है ना आपको यहाँ पे इंटरप्रेट करके आपको दिखाता हूँ। इसको बड़ा करते हैं हम थोड़ा, इस जगह पे देखो एग्जैक्टली यहाँ से अप्रैल शुरू हुआ, यहीं पे स्टॉक को परचेस करना 76 लाख, 1 लाख नहीं, एक साथ नहीं लिए होंगे, परचेस करना शुरू किए यहाँ से इधर से परचेस करना शुरू किया, अब यहाँ तक आया। ठीक है, अब एग्जैक्टली अब यहाँ पे इसे हम कॉपी करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ग्रोथ। ओके, इसे हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे अराउंड कंपनी ने कितना यहाँ पे 25-26 लाख के शेयर्स के आसपास से यहाँ पे बिकवाली किया है। यहाँ पे मतलब मंथली चेंज कितना हुआ 20%, ये बेचना शुरू किया यहाँ से। अब एग्जैक्टली यहाँ से इसे हम बेचना शुरू करेंगे इस जगह से। ये अप्रैल के मंथ में हो रहा है, देखो यहाँ से बेचना शुरू किया, ये आ गया आपका अप्रैल का महीना। ठीक है, कितना यहाँ से बिकवाली हुई है इस जगह से, यहाँ से अगर मैं देखूं तो 10% की यहाँ पे बिकवाली हुई है, अच्छा खासा यहाँ पे बिकवाली हुई है। अब उसके बाद से जैसे ही बिकवाली होना शुरू हुई, कंपनी जो है यहाँ पे गिरना शुरू हो गई। तो एग्जैक्टली दोस्तों यही होता है। आप देखो जब भी कोई बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस या बड़ा प्लेयर आपका ये शेयर्स बेचेगा तो तब शेयर पंप होगा और एग्जैक्टली शेयर डंप होगा वहां पे। तो ये तो होता ही रहेगा, इसे हमें जानना है, इसे मुझे बताना जरूरी था। आप ऐसे ही ऑपरेटर का गेम को थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो, और अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो जाओ तो आप इसे समझ सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं और अच्छे टाइम पे खरीद और निकल भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पे रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ दोस्तों। अब हम आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर कि कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है इस जगह पे। अब दोस्तों देखिए जो कहते हैं दोस्तों, देखिए मैं किसी का टेक्निकल काम नहीं करता, एकदम बकवास कहते हैं दोस्तों, सब चीज़ काम करती है लेकिन वक्त वक्त पे काम करती है। ये मैंने आपको वीकली चार्ट खोल के दिखाया है इस जगह पे। आते हैं पीछे, आते हैं और पीछे आएंगे हम यहाँ पे। अब इसके हाईएस्ट इसने हाईएस्ट एवर जो प्राइस बनाया था ऑल टाइम लो हाई का 242 का बनाया था। ठीक है, पहले तो देखेंगे 242 से अभी तक ये कितने करेक्शन पे है, अराउंड मैंने जैसे आपको बताया था। यहाँ पे आएंगे पीछे की तरफ। ओके, इसको मैं इधर लाता हूँ इस जगह पे और इसका यहाँ पे करेक्शन देखते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है 38% के करेक्शन पे है और ये कब से फंसा हुआ है दोस्तों वो भी हम देखेंगे। मैंने जैसे कहा ये कब से फंसा हुआ है, यहाँ पे ना एक रेंज देखो दोस्तों इस जगह को, ये ना एक बहुत ही स्ट्रांग रेंज है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेंज है यहाँ पे। और एग्जैक्टली स्टॉक ने वही किया जो मैं अप्रैल आपको बता रहा हूँ ना, इसी जगह पे ब्रेक हुआ और एग्जैक्टली स्टॉक को वहीं पे लाके पीटा गया, फिर से उसी जगह पे लाके ना यहाँ पे स्टॉक को पीट दिया गया इसी रेंज के अंदर। तो ये रेंज क्या हुआ दोस्तों, ये रेंज आपका बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस हुआ है। ऊपर गया तो रेजिस्टेंस, नीचे आया तो ये सपोर्ट बनेगा दोस्तों। इसी पे पिट के लाया गया है स्टॉक को। यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया अप्रैल के यहाँ से ब्रेकआउट मारा और खुद ऑपरेटर को भी पता है। देखिए सपोर्ट है, रेजिस्टेंस क्या है, डिमांड और सप्लाई का गेम है दोस्तों। यहाँ पे ऑपरेटर को भी पता है कि भाई ये जो लेवल है यहीं से हमें पिटा के इसे लेके आना है, इसे तोड़ना है। और एग्जैक्टली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को गौर से देखेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर किसी ने यहाँ बाय किया होता उसे पता होता कि इस लेवल के ऊपर मुझे निकल जाना है अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, और इसी लेवल के आसपास अगर नीचे आता है तो यहाँ से हमें कट लेना है इस जगह पे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से कितना ऊपर गया यहाँ से स्टॉक 10% का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने कहा यहाँ से बिकवाली आई, फिर इसे यहाँ से नीचे, अब यहीं पे ये घूम रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात ये आती है कहाँ बाय करना चाहिए, इसे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस समझा दिया। अगर इसे बाय करना चाहिए दोस्तों तो मुझे लगता है इसे और करेक्ट होने दो,
इसको इसको और करेक्ट होने दो। इसका अराउंड मुझे लगता है इसकी जो एक्चुअल भाव है इसे 120 130 के आसपास होने दो। मैं कोई भगवान नहीं हूं, सही गलत भी हो सकता हूं। और अगर आपको पावर सेक्टर के ऊपर जो ग्रोथ है और गवर्नमेंट के स्कीम्स के ऊपर भरोसा है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं स्टॉक कोई बहुत बढ़िया नहीं है मुझे। हाँ, फंडामेंटल अच्छे, सब कुछ अच्छे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं लगा। कंपनी के ऊपर हाई डेप्ट है, कंपनी का ग्रोथ नहीं है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ठीक है। तो ग्रोथ आपको स्लो मिलेगा आगे जाके। अगर इसको बहुत अच्छा इसके अंदर डिविडेंड को यूज करके ग्रोथ दे दिया जाए, काफी बढ़िया बात है। फिलहाल मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। और सेकंड चीज दोस्तों, मैं थोड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट के ऊपर जो पीएसयू कंपनी के ऊपर थोड़ा बायस रहता हूँ। ये मेरा पर्सनल बायसनेस है। मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में पैसा नहीं लगाता। और इन्फॉर्मेशन के लिए एनटीपीसी मेरा कोई पोर्टफोलियो का शेयर नहीं है। एनालिसिस कर रहा हूँ हर एक स्टॉक में, 3000 स्टॉक्स लिस्टेड है, मैं सब नहीं ले सकता, ठीक है। अब दोस्तों किन को लेना चाहिए? जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर बहुत ही तगड़ा भरोसा करते हैं, पावर सेक्टर के ऊपर जिनको बहुत ही तगड़ा भरोसा है कि हाँ ये मैं पावर सेक्टर के ऊपर भरोसा करता हूँ, बहुत ही ऊपर जा सकता है। सेकंड, स्लो ग्रोथ के लिए जो रेडी हैं, चाहते ऊपर नीचे देख सकते हैं, थोड़ा रुका हुआ टाइम देख सकते हैं, वो इस शेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। चाहे तो अभी भी ले लो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा अभी लो, क्योंकि एक रेंज में फंसा हुआ है, आने दो इसे। और अगर जिन्हें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है मेरे भाई, तो इसे ऊपर ट्रेड होने दो, सस्टेन होने दो थोड़ा सा। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हो सकता है दोस्तों, वो अराउंड इसके आसपास का ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है 187 का। अगर ये इसके 149 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया। और जो लॉन्ग टर्म होल्डर है दोस्तों, वो इसे पकड़ के रखो भाई। देखो भाई, 2010 से लेके अभी तक जिसके पास भी स्टॉक रहेगा या बीच में, इतना अगर आप लोगों ने पकड़ के रखा ही है या किसी ने 19 में 20 में लगा रखा है, तो आप इसे पकड़ के रखो। इसके रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान रखो। जो निकलना चाहते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, एक होता है आदमी को जो निकलना, नहीं भाई ये तो स्टॉक चढ़ ही नहीं रहा, तो आप इस लेवल को ध्यान रखो। अगर इसे अच्छा खासा ये तोड़ दे, सस्टेन करे, आप लोग निकल जाओ और कोई हाई ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगा लो। या आप लोगों को डिविडेंड के साथ ओके है, स्लो ग्रोथ ओके है, तो आप इसमें बने रहो 10 15 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म होल्डर बने रहो। मैंने सब कुछ आपको बता दिया। शॉर्ट टर्म वाले क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले क्या करें, जो निकलना चाहते हैं वो क्या करें दोस्तों, ठीक है। लास्ट आता है क्या मैं इसमें एंट्री लूंगा, नहीं लूंगा दोस्तों। मुझे पीएसयू कंपनीज में कोई बहुत खासा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर मुझे हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए। मैं कंपनीज देखता हूँ जिसका आरओसी एटलीस्ट 13-14% या 15% हो 10 साल का, जिसका सेल्स ग्रोथ 15% के ऊपर हो, जो कम डिविडेंड पेइंग कंपनी हो। मुझे डिविडेंड से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। तो होप दोस्तों मैंने आपको अच्छे से एनटीपीसी का डिटेल एनालिसिस समझा दिया होगा। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए ऐसे डिटेल में, तो चैनल के ऊपर और भी अवेलेबल है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आपको अगर और कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। तो बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से कोई बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, टेक केयर।